हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपनी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी से शुरुआत करते हैं। सभी लोग जितने भाई बंधु जुड़ रहे हैं इस वीडियो से कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिएगा। नोट्स से पढ़ाना शुरू करो, फ्री की नोट्स है और फ्री में प्रोवाइड भी करवाऊंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा, याद रखिएगा। चलिए, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। बात को समझिए, दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, अगर इनको बात करना है, अगर मान लीजिए ये पंजाबी जानता है, ये आंध्र प्रदेश का है, तेलुगु जानता है, तो दोनों में जो है कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो इसको इसकी भाषा पता है और ना ही इसको इसकी भाषा। तो भाषा पता होने के लिए हम उस क्षेत्र से बिलोंग करने चाहिए, या तो हमें उस भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो भाषा क्या होता है? विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम। जैसे इन भैया को इनसे कलम मांगना है तो क्या कहेंगे, भाई साहब एक कलम दे दीजिए। तो इनके मन में विचार आया है कौन सा, कलम मांगने का। तो इन्होंने क्या किया, अपना विचार व्यक्त किया। इन्होंने इनके विचार को समझा, भाई साहब कलम दे दीजिए, और इन्होंने अपने जेब से कलम निकाल के इनको दे दिया। इस प्रकार से जो भाषा और विचार हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए, भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके कुछ अन्य प्रकार भी हैं या अन्य कार्य भी हैं। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल बताया, दो व्यक्ति हैं, इनके बीच जो विचार हैं, जिस चीज को लेकर के विचार हैं, उनका ये आदान प्रदान करते हैं। जैसे बालक और टीचर, जैसे स्टूडेंट और टीचर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। याद रखिएगा, जो भाषा है वो सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने का काम करती है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। जो भाषा होती है वो ज्ञान प्राप्ति का एक साधन करती है। भाई, जब आप को भाषा पर पकड़ लेगी तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे अब ये एक हिंदी भाषा है, ये हिंदी में लिखा गया, जब आप इसको समझेंगे तभी तो आप इसके बारे में जानेंगे क्या लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के रूप में भी सहायक होता है। तो साहित्य को, कला को, संस्कृति को, सभ्यता को, इन सभी को विकसित करने का काम आपकी भाषा करती है। लिपि भाषा का लिखित रूप है। अगर आपसे पूछा जाए भाषा का लिखित रूप क्या होता है, लिपि क्या होते हैं? ये छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। जैसे का, जैसे खा, ये सभी क्या है, चिन्ह हैं। इन्हीं को हम लोग लिपि कहते हैं। आगे बात करते हैं, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो भाषा और लिपि के बीच में एक निश्चित संबंध नहीं कि सिर्फ का ऐसे ही बनेगा, नहीं, अलग अलग भाषा में का अलग अलग तरीके से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। करा भाषा के भेद या रूप कौन से हैं? पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है जिसको लिख करके हम अपने विचार को व्यक्त करें। जैसे अगर आप पत्र लिख करके अपना विचार अपने प्रिंसिपल को व्यक्त करते कि सर हमें जो है छुट्टी दे दीजिए, या सर हम फीस नहीं जमा कर पा रहे, वो लिखित माध्यम है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भाषा का कैसा माध्यम है? लिखित माध्यम है। मौखिक भाषा का मतलब होता है जब हम बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में मौखिक भाषा का ज़्यादातर प्रयोग होता है। लिखित भाषा का भी प्रयोग होता है, लेकिन क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो मौखिक भाषा का। जैसे आपके यहाँ नेता आते हैं, जब वो भाषण देते हैं तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग का मतलब संकेत करके, जैसे यहाँ पर एक कह सकते हैं पेड़ लगा है, यहाँ पर कोई बच्चा है तो ये संकेत करता है ऐसे उंगली से कि वहाँ पर एक पेड़ है। ऐसे इस भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं, एक चीज है नोट के फॉर्म में लिखिए, क्या? लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। अधिक स्थायी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी भाषा है, तो जाहिर से बात है वो लिखित भाषा होती है, ये ज़्यादा स्थायी होती है।
बात करते हैं भाषा अर्जन की। अर्जन क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए परिभाषा की बात करते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। जब भाषा अर्जन कैसे कैसे होता है अभी हमने आपको बताया। एक तो ये जानिएगा ये जन्मजात होता है। कैसे होता है? हर व्यक्ति में जन्मजात होता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। इसी के माध्यम से आप वार्तालाप करना सीखते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वातावरण का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, जिसका जन्म जो है यूपी में होगा वो हिंदी में बोलेगा, जिसका पंजाब में होगा पंजाबी में बोलेगा, जिसका तमिलनाडु में होगा वो तमिल में बोलेगा, ठीक है। और यह एक सहज प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक सहज प्रक्रिया होती है। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया होती है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक अनौपचारिक प्रक्रिया भी ये होती है। तो कुछ इससे संबंधित टर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाषा अर्जन की वजह क्या है। तो आइए समझते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने वातावरण से। जैसे आप जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं वहाँ की भाषा अपने आप सीख जाते हैं। जैसे अगर आप इंग्लैंड में जन्म लिए हैं तो ऑटोमेटिक अंग्रेजी आप बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका वातावरण ही अंग्रेजी बोलने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप अधिकतर हिंदी ही बोलेंगे। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप पंजाबी ही अधिकतर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर। जो अपने पर्यावरण में वो देखता है, जो सुनता है और जो वो बोला जाता है, उसी से जो है अपनी भाषा को अर्जित कर लेता है। बात करते हैं मदर टंग, मातृभाषा क्या होती है, आइए समझते हैं। किसी भी बच्चे के लिए भाषा का पहला रूप है, अतः बच्चे के घर में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। सिंपल लाइन में समझिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है उसके परिवार में, उसके पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है वही बच्चे की मातृभाषा होती है। परिभाषा की बात करते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन अपने ही परिवार से कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। कोई भी बच्चा अगर वो स्कूल जा रहा है, चाहे वो जिस क्षेत्र का है, तो वो अपने मातृभाषा, अपने मदर टंग, अपने क्षेत्र की भाषा में अपने विचार को अपने स्कूल में व्यक्त कर सकता है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चा प्रारंभ में स्कूल में प्रवेश करता है तो वो एक कोरी स्लेट के साथ आता है, हाँ या नहीं? तो इसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि उसके साथ उसकी अपनी मातृभाषा होती है। कभी कभी ऑप्शन में मातृभाषा दे करके भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा बच्चा जब पहली बार स्कूल आता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है? अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग को लेकर के आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अधिगम। अधिगम का ही मतलब होता है लर्निंग, या इसी को कहते हैं सीखना। और हमेशा सीखा दूसरों से जाता है। दूसरों को देखकर हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। अपने आप से भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरों को देख करके हम ज़्यादा सीखते हैं। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। चेतन का मतलब आप जो है चेतन अवस्था में हो, जागृत अवस्था में हो। नियम सीखने होते हैं, किताब पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम दूसरों की सहायता लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं, अब आपको हिंदी तो आती है,
अब अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के लिए आपको टीचर चाहिए भैया, जो अंग्रेजी का व्याकरण, अंग्रेजी का नियम, अंग्रेजी का अक्षर ज्ञान सब आपको सिखाए। आपको पंजाबी सीखना है, आपको तमिल सीखना, आपको फ्रांसीसी सीखना है, आपको अमेरिकन सीखना, सबके लिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको सिखाए। अर्थात अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है और प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये नहीं टीचर बता दिया चलो भैया दिस इज अ बॉय, अब तुम जो है दिस इज अ बॉय को समझे नहीं रहे हो तो क्या मतलब है। आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको नियमों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप अधिगम आपका सार्थक होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से। अधिगम का मतलब ही है क्या, दूसरी भाषा, जैसे अंग्रेजी, जैसे अमेरिकन आदि, फ्रांसीसी, रशियन। यह एक चेतन प्रक्रिया है, चेतन रूप में आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप चेतना से जागृत नहीं हैं तब आप इस भाषा को आप बिल्कुल सीख नहीं सकते हैं। और इसमें प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं आज जो है अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ लिया और हम भैया मास्टर बन गए, तो ये संभव नहीं है। एक दिन में आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ के मास्टर नहीं बन सकते। आपको 1 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, लगातार उस पर प्रयास करना आपको पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ इसी को रिलेटेड एक बहुत फेमस कथन है, अक्सर कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। याद रखिएगा, औपचारिक माहौल आपको बनाना पड़ता है अगर अधिगम करना है। बात करते हैं स्किनर महोदय क्या कहते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं भाषा अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाती है। पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्वलन बच्चे को आगे की ओर अग्रेसित करता है, आगे की ओर बढ़ाता है, जबकि नकारात्मक पुनर्वलन उसे पीछे की ओर दबाता है। याद रखिए, जैसे डांटना, पीटना, मारना, डरवाना, ये सभी नकारात्मक पुनर्वलन होते हैं। जैसे उसको शाबाशी देना, जैसे उसको किसी कठिन समस्या से जूझ रहा है उसकी जो है तारीफ करके थोड़ा सा उसको उस समस्या से जो है दूर कराना, ये सभी आपके सकारात्मक पुनर्वलन के उदाहरण होते हैं। वाइगोत्स्की महोदय का बहुत ही फेमस कथन है, कहते हैं भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती। अगर समाज शब्द मिल रहा है तो वाइगोत्स्की को लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। वाइगोत्स्की का कथन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाता है, अर्थात जो व्याकरण है उसके संदर्भ में भी इसको सिखाया जाता है। भाई अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी का व्याकरण आपको आना चाहिए। आपको अगर फारसी सीखना है तो फारसी का व्याकरण आना चाहिए। इटालियन सीखना है तो इटली का व्याकरण आना चाहिए। रशियन सीखना है तो रशियन व्याकरण, जो भी सीखना है उसका व्याकरण आपको आना ही आना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। याद रखिएगा, जो आपका प्रिंट समृद्ध वातावरण है, ये नहीं आप सीख अंग्रेजी रहे हैं और बैठे हैं हिंदी की कक्षा में। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक कह रहा है भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या अंतर है। आइए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के डिफरेंस को समझते हैं। ये एक अवचेतन प्रक्रिया है, ये चेतन प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने अर्जन की प्रक्रिया में तो अवचेतन अवस्था में भी इसको सीख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिगम के लिए आपको चेतना के रूप में रहना पड़ेगा, आपको चेत के रूप में रहना पड़ेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। जैसे अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जबकि अधिगम आपका नियमबद्ध प्रक्रिया है। जो भाषा अर्जन है वो अनौपचारिक होता है, जबकि अधिगम आपका औपचारिक होता है। याद रखिएगा, अनौपचारिक का मतलब इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से इतने समझदार हैं इसको समझ सकते हैं। जबकि औपचारिक प्रक्रिया का मतलब होता है आपको एक जो है ट्यूटर चाहिए, जो आपको गाइडर चाहिए, जो उस चीज़ को गाइड कर सके। ये आपकी मातृभाषा होती है, दूसरी भाषा होती है जैसे इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, ठीक है, अमेरिकन, ये सभी। बात करते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, आइए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वातावरण का। भाई वातावरण का, अर्जन का वातावरण अलग होगा और अधिगम का वातावरण अलग होगा। भाई अगर हिंदी आपकी मातृभाषा है तो जो अर्जन है वो हिंदी का वातावरण चाहिए। अगर आपको अधिगम करना है तो अंग्रेजी आपको सीखना है तो अंग्रेजी का वातावरण चाहिए। आपको रशियन सीखना है तो रशियन का वातावरण चाहिए। ये नहीं आप हिंदी की क्लास में बैठे और अमेरिकन सीख रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है।
मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, याद रखिएगा। जितने शब्द आए हैं सब इंपॉर्टेंट है, रट के जाइएगा। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है अपने वातावरण से। अगर पूछा जाए कि क्या बच्चा एक से अधिक भाषाएं अर्जित कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए उसको एक समृद्धशाली वातावरण की या परिवेश की जरूरत होगी। लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज क्या होता है? दूसरी भाषा, स्कूल की जो भाषा जो है उसको सीखना, ये आपकी लक्ष्य भाषा या टारगेट भाषा होती है। मदर टंग, मातृभाषा की बात करते हैं। भाषा का पहला रूप है मातृभाषा, हमेशा अर्जित करते हैं, अपने परिवार से सीखी जाती है, अपने समाज से इसको सीखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कह रहा है कि बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी की कक्षा में अपनी बात करता है, यह बात है, तो यह बात कैसी है? स्वाभाविक है, याद रखिएगा। बात करते हैं NCF 2005। आइए देखते हैं NCF 2005 क्या कहता है। NCF 2005 कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक व सरल प्रक्रिया से सीख सके, ठीक है। आगे क्या कहता है? कहता है कि बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में, अर्थात बच्चे को उसको अपनी मातृभाषा के अंतर्गत सब कुछ अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। हम अपनी कक्षा में मातृभाषा, मदर टंग और बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेजिज्म को स्वीकार करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से सीटेट में पूछे जाते हैं। भाषा के विविध रूप, मातृभाषा क्या होती है? भाषा का पहला रूप है। राष्ट्रभाषा, याद रखिएगा, कोई नहीं है, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, राजकाज की भाषा हिंदी है। भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 पार्ट 1 हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालय, जो कार्यालय की भाषा का प्रयोग है वो आपकी मानक भाषा होती है। चलिए बात करते हैं भाषा सीखने के चरण के, हम लोग जानते हैं। भाषा सीखने की चरण की बात करते हैं तो जैसे जो कूकना है, कुकिंग, वो 6 सप्ताह में होता है। बलबलाना ये 6 माह में होता है। एक शब्द चरण 1 साल में होता है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द उच्चारण 18 माह से 24 माह, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष होता है। लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल में होता है, याद रखिएगा। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272 शब्द, 5 साल में जो है 2072 शब्द बच्चे सीख लेते। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या है? एक तो व्याकरण विधि है, याद रखिएगा, और आपकी कौन सी विधि है? व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, सम्मिश्रण विधि है, संप्रेषण विधि है, आगमन विधि है और निगमन विधि है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहली विधि पर चर्चा करते हैं, व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके व्याकरण विधि और उससे संबंधित चीजें, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका व्याकरण अनुवाद विधि। ये कह रहा है यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, अर्थात इसमें बोलने का अवसर कम मिलता है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। तीसरा है आपका प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौखिक वार्तालाप विधि कौन सी है? इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है।
चौथा है आपका सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषण विधि, कम्युनिकेटिव मेथड पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। इसके बाद आपका आता है आगमन विधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दो ही विधियाँ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आगमन और निगमन। इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम, पहले उदाहरण दिया जाएगा फिर नियम की बात की जाती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, याद रखिएगा। जैसे पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में संज्ञा की परिभाषा बताई जाती है। इसके बाद आता है निगमन विधि, दूसरी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली विधि। इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, पहले परिभाषा फिर उसके बाद उदाहरण व प्रश्न हल करवाना। इसमें पहले आपको परिभाषा बता दी जाएगी, उसके बाद उसका उदाहरण आपको बताया जाता है। जैसे मैथ के सवाल, पहले आपको a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला बताया जाएगा और फिर इसके आधार पर आपको सवाल करवाए जाएंगे। बात करते हैं आपके एक फेमस साइंटिस्ट जीन पियाजे की, क्या कहते हैं आइए देखते हैं। पियाजे महोदय कहते हैं अहम केंद्रित वाक्य, बच्चा खुद से ही बोल कर जब बात करता है तो वो जो है अहम केंद्रित वाक्य कहलाता है। यह 2 से 6 वर्ष की उम्र में ऐसा होता है। जैसे आप अक्सर छोटे बच्चों को देखते होंगे, अकेले ही रहेंगे तो कुछ बड़बड़ाते रहेंगे, खिलौनों के साथ कुछ बड़बड़ाते रहेंगे, इसे ही अहम केंद्रित वाक्य कहते हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। पियाजे कहते हैं कि भाषा का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है संज्ञानात्मक विकास में। बात करते हैं भाषा एवं विचार की। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाषा और विचार पर। पियाजे के अनुसार, पियाजे कहते हैं कि विचार आया पहले, भाषा आई बाद में, अर्थात विचार आएगा पहले और भाषा आएगी बाद में। आपने ऊपर ही पढ़ा, ये भाषा को महत्व ही नहीं देते, एक को पकड़ लो दूसरा अपने आप आ जाएगा। वाइगोत्स्की और पियाजे पूछे जाते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है, याद रखिएगा। लेव वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक होता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल, ये आपके वाइगोत्स्की के अनुसार है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो इनका सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये कहते हैं भाषा पहले आई है और विचार बाद में। इनके अनुसार भाषा पहले आई है, विचार बाद में। अंतरीकरण, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। सामाजिक वाक्य, सोशल स्पीच 2 वर्ष की उम्र में, निज वाक्य, प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष की उम्र में, आंतरिक मौन वाक्य, साइलेंट इनर स्पीच 6 वर्ष के बाद। तो ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का समय सीमा आपको दी गई है, याद रखिएगा। भाषा और विचार की चर्चा हम करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय बाद वे मिल जाते हैं। नोम चॉम्स्की महोदय क्या कहते हैं कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र LAD कहा जाता है। LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस, ठीक है। चलिए, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध हैं, जिसे समझने में भाषा अर्जन LAD हमारी सहायता करता है।
भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए, क्योंकि कोई भी बच्चा है तो उसके लिए 5 साल का फेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कहते हैं नहीं कि 5 साल तक के बच्चे को जो वातावरण मिल जाता है फिर वो बच्चा उसी वातावरण को ग्रहण कर लेता है, उसी के अनुसार अपने आप को फिर वो आगे बढ़ाता है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। आंसर आपको दिया गया है तो सभी को पता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे नॉम चॉम्स्की, तो चॉम्स्की से संबंधित है। भाषा कौशल की बात करते हैं। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम है, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः संबंधित होते हैं। सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, ये भी आपको याद रखना है। भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। ये क्रम से सीखे जाते हैं लेकिन इसी क्रम में सीखे जाएंगे ये भी जरूरी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सुनना। बच्चों को सुनने का मौका दिया जाए, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाया जाए और कहानी व कविता उनको सुनाई जाए। बोलना का मतलब है कविता का उनसे पठन करवाया जाए, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछा जा सकता है, बच्चों से किसी विषय पर टिप्पणी करने के लिए कह सकते हैं। पढ़ना, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं, जिसमें आपको मौन पठन, एक होता है साइलेंट रीडिंग। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, बच्चे का उदाहरण अच्छा होगा और तेजी से चीज़ों को पढ़ सकता है। दूसरा आपका होता है सस्वर पठन, लाउड रीडिंग जिसको बोलते हैं। सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। सस्वर पठन से रस भी आता है। लिखना, अध्यापिका बच्चों की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग करवा सकती है। लेखन के प्रकार सुलेख, सुंदर लेख, श्रुत लेख, वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर करना, अनुलेख, अक्षरों का अनुरेखण करना, तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। भाषाई विकार की बात करते हैं, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं। अफेजिया, अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। डिसलेक्सिया, पठन क्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या आती है। पठन वैकल्य, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है आपको बताना है। तो पठन वैकल्य में क्या होगा, आपको प्राथमिक लक्षण बताना है। न्यून अवधान का विकार नहीं, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने को अक्षमता, पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसे पठन वैकल्य कहते हैं। शिक्षण का त्रिआयामी मॉडल जॉन डीवी ने दिया है। अध्यापक, विषय वस्तु और ज्ञात से अज्ञात 3 ध्रुवीय प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, टीचिंग मैक्सिम्स क्या होते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दृश्य सामग्री में चार्ट और मानचित्र आते हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर आते हैं। दृश्य श्रव्य में आपका जैसे टीवी आता है और क्रिया सहायक सामग्री में आपका जैसे फोल्ड ट्रिप आता है, याद रखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को ज़्यादा रुचिकर बनाया जाता है और प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। बात करते हैं प्राथमिक स्तर की। पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में क्या है, तो ये सभी सहायक होते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है, तो वो आपका बाल साहित्य होता है। बात करते हैं दृश्य सामग्री, विजुअल एड क्या होते हैं, जिस आप देखते हैं ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, पाठ्यपुस्तक है, मानचित्र है, ये दृश्य हैं, इसमें केवल दिखाई दिया जाता है। श्रव्य सामग्री में हियरिंग एड, इसमें केवल सुना जाता है, रेडियो है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, टेप रिकॉर्डर है। इसके बाद आएगा दृश्य श्रव्य, ऑडियो विजुअल, जिसमें आपका फिल्म प्रोजेक्टर है, टेलीविज़न है, नाटक है, ठीक है, चलचित्र हैं। क्रिया सहायक सामग्री, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान, इसका भ्रमण करवाना ही क्या है, क्रिया सहायक सामग्री है। मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। आकलन का क्या उद्देश्य होता है आप सभी को बताना है। तो
आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला है जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, इसलिए आकलन किया जाता है। छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए आकलन किया जाता है। छात्रों की योग्यता, रुचि, गलती को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। ठीक है। आकलन क्या होता है? असेसमेंट, इसमें यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। मापन, मेजरमेंट, इसमें यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है, इसको मेजरमेंट कहते हैं। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है, तो ये दोनों ही मूल्यांकन से जुड़े हुए पहलू हैं। बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण की, डायग्नोस्टिक टेस्ट की। जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। ठीक है। उपचारात्मक, निदान के बाद उपचार। ठीक है। चलिए, जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा शिक्षण करवाता है तो उसे उपकारात्मक शिक्षण कहते हैं। निदान के बाद उपचारात्मक, ये उपचारात्मक होगा भैया। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। आगे बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है। चलिए बात करते हैं दक्षता परीक्षा क्या होती है, ये भी जान लीजिए। तो इनमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। अभिरुचि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, आइए जानते हैं। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषण सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन, उसके लेखन क्षमता का आकलन और उसके बोलने की कुशलता का आकलन। आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा कमेंट मारिएगा। मुख्य कौशल प्राइमरी स्किल में सुनना और बोलना। पुनर्वलन में क्या आता है? बोलना और लिखना आपका पुनर्वलन में आता है। बहुभाषिकता में क्या आता है? एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता का मतलब एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना होता है। बहुभाषाई कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व साहित्य का एक अभिन्न अंग भी है, याद रखिएगा। बात करते हैं पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। कई संसाधनों में से एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन है। रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई है। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा व अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो। तो ये था आपका हिंदी से संबंधित संपूर्ण टॉपिक। हिंदी पेडागॉजी आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको एक वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।